जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 3 पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या नाम है पाठ का? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने क्या किया है? बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुनी होगी आपने, है ना? जो झांसी की रानी थी उसके ऊपर यह कविता लिखी गई थी। और यह किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, है ना? यह किनकी कृति थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने रचना की इसकी? इस कविता को लिखने वाला कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं। इन्होंने क्या किया है? ऐसी ही बहुत सारी कविताएं लिखी है। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ, है ना? इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ। और इनका जन्म कब हुआ? 1904 में। सन 1904 में इनका जन्म हुआ था निहालपुर में। कहाँ हुआ था? प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में। प्रयाग का कौन सा मोहल्ला? निहालपुर मोहल्ला। इनकी माँ का नाम धीरांज कुमारी कुंवर था। क्या था? धीरांज कुंवर। क्या नाम था? इनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। 5 वर्ष की उम्र में क्या किया गया? इनको स्कूल में। जैसे हम छोटे होते हैं, हमारी आयु, अब पहले पुराने समय में क्या होता था, जब तक बच्चा 5 वर्ष का नहीं होता था तब तक उसको कक्षा में या स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब 2.5 साल से 3 साल के बच्चे को भी प्रवेश मिल सकता है। कौन सी? प्री प्राइमरी कक्षा में, यानी जो पहली कक्षा से पहले की कक्षाएं जो छोटी होती है, नर्सरी होती है, एलकेजी होती है, यूकेजी होती है, उसमें उन्हें प्रवेश मिल जाता है। लेकिन पुराने समय में क्या था? केवल पहली कक्षा से ही प्रवेश दिया जाता था। तो 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई, है ना? अपनी तीक्ष्ण यानी तेज बुद्धि, उनकी बुद्धि कैसी थी? तेज थी। और काव्य प्रतिभा, उनमें क्या प्रतिभा थी? उनके अंदर कविता लिखने की एक प्रतिभा थी, है ना? खूबी थी। एक प्रतिभा को हम क्या कहेंगे? खूबी या उनकी खासियत क्या थी? कि वे कविता लिखती थी। तो उनमें उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी, यानी बहुत ही तेज बुद्धि की थी, बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती थी हर चीज को। और उनमें काव्य प्रतिभा थी, यानी कविता लिखने की भी प्रतिभा थी। और इस कारण वो क्या थी? सभी टीचर्स की, है ना, सभी अध्यापकों की क्या थी? चहेती थी। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है ना, वो सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का चहेता होता है ना? हर बात में उसे टीचर जो है आगे करते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारे शिक्षकों का चहेता बनने की कोशिश करना चाहिए। और वो कोशिश हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे से पढ़ाई करके, उनका जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है वो वर्क करके, है ना, उन्होंने जो भी आपको याद करने के लिए दिया जा रहा है वो याद करके हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को उनका चहेता बना सकते हैं। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी, वे भी क्या थी? सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की चहेती थी, यानी उनसे सबको वह अच्छी लगती थी। ठीक है। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। अब इनको क्या था? कविता लिखने का शौक तो इन्हें भी था, लेकिन जब ये 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों की आपस में क्या हो गई? मित्रता हो गई, है ना? दोनों मित्र बन गई। महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखते और सुभद्रा कुमारी चौहान भी, तो दोनों आपस में मित्र बन गई। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। पर्यंत का मतलब होता है जब जब तक वो जी तब तक, यानी मरने के पहले पहले, या जीवन के पर्यंत, यानी जब तक वो उन्होंने अपना जीवन जिया तब तक वे दोनों क्या बनी रही? मित्र बनी रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। अब सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किनके साथ हुआ? लक्ष्मण सिंह चौहान, है ना? कहाँ के निवासी थे ये? खंडवा के निवासी थे। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजी के प्रति रोष की लहर फैल गई। अंग्रेजों के प्रति, है ना?
जब वो उनका विवाह हुआ था उस समय क्या चल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको ध्यान ही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब क्या हुआ था, बहुत सारे निर्दोषों को जो जलियांवाला बाग था वहां पर मार दिया गया था, है ना। तो इस कांड से क्या हो गया था, लोग अंग्रेजों के प्रति उनके मन में क्या रोष की भावना फैल गई थी। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। गांधी जी ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का तथा असहयोग आंदोलन के लिए, वही गांधी जी ने जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया, है ना। उसमें क्या किया उन्होंने, जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना था। यानी हम यदि कोई विदेश की वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हमें रोकना है ना। तो विदेशी वस्तुओं और असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया, किसको किसको, छात्रों को एकत्रित होने के लिए, क्योंकि छात्र क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। देश का भविष्य कौन होता है, जो छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं, वह देश की पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो होती है। उन्होंने उनसे क्या किया, आह्वान किया कि तुम इस आंदोलन से मिलो और अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने में सहायता करो। तो उन्होंने क्या किया, आह्वान किया, यानी उनको एकत्रित करने के लिए बुलाया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया, है ना। अब ये भी युवा ही थे उस समय जब इनका विवाह हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान और लक्ष्मण सिंह दोनों। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी के आह्वान को जब उन्होंने सुना तो इन्होंने भी उस आंदोलन में भाग लेने की इच्छा जाहिर की और खुद भी उन्होंने भी निश्चय लिया कि हम भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। उन्होंने क्या किया, अपना संपूर्ण दिया उस आंदोलन को, अपने जी जान से उसमें सहायता की, है ना। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। अब जब वे जन समूह को संबोधित करती थी या फिर जब भाषण देती थी तो उनके भाषण को सुनकर लोगों के मन में एक आत्मविश्वास आ जाता था, है ना। और बीच बीच में वो ऐसी आत्मविश्वास से भरी हुई कविताएं भी सबको सुनाती थी। विजयनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गूंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाए बलिदान। वे अपने कविताओं में भी ऐसे ऊर्जाप्रद शब्दों का प्रयोग करती थी, है ना। उनके जो शब्द होते थे वो ऊर्जावान, यानी यदि हमें कोई हमारी तारीफ करता है या हमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलता है तो हमें एक अनोखी शक्ति आ जाती है। तो ऐसे ही वे जन समूह को जब संबोधित करती थी या जब भाषण देती थी तो ऐसे ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग करती थी, जिससे लोग क्या होते थे, उनकी ओर खींचे चले आते थे और आंदोलन में उनकी सहायता करने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेते थे। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। जब ऐसी वे कविताएं भी बीच बीच में लेती थी तो लोग क्या करते थे, बहुत सारी संख्या में उनको सुनने के लिए आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जब वे ऐसे भाषण दे रही थी और ऐसे लोगों को एकत्रित करके उनमें असहयोग आंदोलन के प्रति जागरूकता ला रही थी, तो उस समय क्या किया, सरकार ने उन्हें अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी। अब जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब वे क्या थी, गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। अब गर्भवती महिला थी और फिर भी उन्हें जेल ले जाया गया तो उनकी तबीयत क्या हुई, धीरे 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 खराब होती गई, है ना। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। अब जो उन्होंने आंदोलन चलाया था उसकी समाप्ति, सत्याग्रह आंदोलन जो था उसकी समाप्ति के बाद क्या हुआ, उनकी बेटी सुधा का जन्म हुआ। उनकी बेटी का नाम क्या था, सुधा। उसके बाद अजय एवं विजय दो पुत्रों का जन्म हुआ। उनके दो पुत्र भी थे, एक पुत्री थी सुधा और दो पुत्र थे अजय और विजय। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला। किसका, सेक्सरिया पुरस्कार। कौन सी कविता संग्रह, मुकुल। उनकी जो मुकुल नाम की कविताएं थी, संग्रह था, उस पर उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और नर्मदा प्रसाद ने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे लिए या आप कहानियां लिखिए, जिनके संग्रह
है ना। बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। अब जब इन्होंने कहानियां लिखने का उन्होंने अनुरोध किया तो उन्होंने कहानियां लिखना प्रारंभ किया, और कहानियां लिखने के बाद जो उनका संग्रह था बिखरे मोती, उसको संकलित करवाने के लिए या फिर उसको छपवाने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा, इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर उनको पुनः सेक्सरिया पुरस्कार मिला। उनका जो ये संग्रह था उस पर भी फिर से एक बार उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह ने से इनका संपर्क हुआ, है ना। जब इनको ये पुरस्कार मिला उस समय इनका इनका किससे संपर्क हुआ, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। क्या कहते थे, मौसी। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। ये जो केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा और शमशेर बहादुर सिंह थे, ये कौन थे, इनके जो बचपन में इनकी जो सहेली थी महादेवी वर्मा, उनके बच्चे थे। तो सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। उनसे मिलकर क्या होता था, उनका बचपन साकार हो उठता था, यानी उनके जो बचपन की यादें थी वे सब ताजा हो जाती थी। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए अधिक होती थी, है ना। अब जो कविताएं लिखती, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया उसके बाद सुभद्रा कुमारी ने क्या किया, समाज सेवा के कार्य शुरू कर दिए और उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। वे फिर से कविताएं लिखने लग गई। अब उनकी कविताएं कैसी होती थी, घरेलू, क्योंकि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था उस समय उनकी कविताएं कैसी होती थी, बिल्कुल ऊर्जावान शब्दों का प्रयोग होता था जिससे सभी को एक ऊर्जा। लेकिन अब जो उन्होंने कविताएं शुरू की वे कैसी होती थी, घरेलू जीवन से संबंधित होती थी और बच्चों के लिए भी होती थी उनकी जो कविताएं थी वो। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी माँ, ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। ये उनकी कविता के बोल है ना। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं अपने बचपन को बुला रही थी और बोल उठी बिटिया मेरी, मेरी बिटिया मुझे बोल रही थी माँ, वो कैसे मिट्टी खाकर आई थी और वो मुझे बुला रही थी माँ, ओ माँ, है ना। वह कुछ खाकर आई थी और मेरे लिए कुछ वह लेकर भी आई थी। तथा एक और कविता उन्होंने कौन सी लिखी, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। एक और कविता थी उनकी, कदम्ब का पेड़, जो हम छोटे थे जब हमने हमारी हिंदी की पुस्तक में यह कविता थी और हमने पढ़ी थी। तो यह भी किनकी कृति थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। 1936 में क्या हुआ, ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई कब हुई, 1936 में सुभद्रा कुमारी चौहान विधानसभा की सदस्य नियुक्त हुई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। इनके अंदर क्या था, बहुत ही साहस था और सबके प्रति वे स्नेह की भावना भी रखती थी, इसलिए उनके अंदर करुणा भी थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। अब इनकी एक बेटी और दो बेटे तो थे ही, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक अनाथ बच्ची को भी अपने घर में आश्रय दिया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। इनकी बेटी क्या था, उसका नाम सुधा था। किसके साथ विवाह हुआ, प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। पहली बार में भी उनका निर्वाचन हो गया इसमें, और दूसरी बार में भी वह इस सीट के लिए चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली में वे पहुंच गई। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला। अब जब वे विधानसभा में पहुंच गई थी, विधानसभा की सीट उन्हें मिल चुकी थी और निर्वाचित हो चुकी थी वे, तो उन्हें क्या बीच में 30 जनवरी 1948 को किसकी मृत्यु, गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। अब जब गांधी जी क्या थे, उनके प्रेरणा स्रोत थे, मतलब गांधी जी से वे प्रेरणा लेती थी क्या करना क्या नहीं।
है ना। तो जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उनको बहुत ही आघात हुआ इससे, वे टूट सी गई, है ना। उन्हें उनका ऐसा लग रहा था कि मेरे जो सिर पर जिनका हाथ था वह हाथ अब चला गया, इसलिए वे टूट गई थी। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास भी हो गया था, इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है ना। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद वे टूटने लगी और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी मृत्यु का भी आभास होने लगा, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु से 3 दिन पहले अपनी बेटी जो सुधा थी उसके उसे कहा था कि मृत्यु के सत्य को, यानी जो मृत्यु है उसके सत्य को कौन टाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है, जन्म के बाद मृत्यु होती ही है, इसलिए इस सत्य को कोई भी टाल नहीं सकता। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, है ना। अब क्या था, जब इन्होंने अपनी बेटी को ऐसा 3 दिन पहले, अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले ऐसा बोला, उसके बाद जब वे नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौट रही थी तो क्या हुआ, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया सन 1948 में और उनकी मृत्यु हो गई। तो मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज यानी जो ईश्वर का प्रकाश होता है ना, ईश्वर का जो तेज होता है वह उस तेज से मिल गई। कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि उसके अंदर भी एक अलग प्रकार का तेज था, उसमें भी कैसे थे, ऊर्जावान, जो बहुत ही ऊर्जावान थी, बहुत ही शक्तिप्रद थी, बहुत ही करुणामयी थी, है ना। उसके अंदर बहुत ही करुणा, सबकी सहायता करती थी। तो वह कैसी थी, एक तेज के रूप में थी। तो उसका तेज यानी जो मृत्यु के पश्चात उसकी जो आत्मा थी वह किसमें विलीन हो गई, ईश्वर में। क्यों, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उसको हमेशा ईश्वर अपने अपने हृदय में स्थान देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है, देखिए इसको जानना है हमें विस्तार से। जलियांवाला बाग कांड, कौन सा कांड, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग में जो क्या था, एक सभा चल रही थी 1919 में, अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। वहां पर जनरल डायर जो था ना, अंग्रेजों का जो प्रमुख था, उसने क्या किया, गोलियां चलवाई। इसमें हजारों लोग मारे गए जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थीं। बाग का केवल एक दरवाजा खुला था, अतः लोग वहां गिर गए थे। इसकी दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं, है ना। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह कहाँ हुआ था, अमृतसर में, ये जलियांवाला बाग में। वहां पर एक सभा हो रही थी, वहां पर जनरल डायर ने क्या किया, अचानक गोलियां चलवाई, जिससे वहां क्या हुआ, बहुत सारे लोग मरे, बच्चे भी थे उसमें, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी, है ना। और उनको मारने का उसने क्या उपाय सोचा, सारे दरवाजे उस बाग के बंद कर दिए गए, केवल एक दरवाजा खुला रखा गया, तो जहां से जो भीड़ थी वह बाहर नहीं जा सकी और उन्हें क्या हुआ, गोलियों से वहीं पर भून दिया गया। इसकी दीवारों पर जो गोलियों के निशान है वह आज भी वहां पर दिखाई देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनम्रता पूर्वक शासन के नियमों की अनदेखी करना या उनको न मानना, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन था, विनम्रता पूर्वक शासन के नियमों की अनदेखी करना। ऐसा नहीं कि उसमें हम कुछ विनम्र रहे, हम उसमें कुछ हमारी ओर से परेशानी खड़ी ना करें, है ना, कुछ गलत प्रयोग ना करें, और विनम्रता के पूर्वक जो शासन के नियम बने हुए उनको अनदेखा कर दें हम और उनको नहीं माने, वो सविनय यानी विनम्रता के साथ। शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसमें उस समय 500 रुपए तथा मान पत्र भेंट किया जाता था। शेक्सपियर पुरस्कार किसे कहेंगे, जिसमें 500 रुपए होते थे और उसके साथ ही क्या होता था, मान पत्र भेंट किया जाता था। यह किस लिए होता था, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाता था। किनको, जिनकी कविताएं या जिनके जो लिखते थे वो लेख वो बहुत अच्छे होने पर यह शेक्सपियर पुरस्कार दिया जाता था। और जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उनको 2 बार यह पुरस्कार मिला था। मध्य प्रांत असेंबली, उस समय का मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र जिसकी राजधानी नागपुर थी।
मध्य प्रांत असेंबली किसको कहेंगे? उस समय का मध्य प्रदेश, है ना, उस समय का जो मध्य प्रदेश था वह, और बरार क्षेत्र की बरार क्षेत्र जिसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। ठीक है, तो हमने यह पाठ पढ़ा, इसमें हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जाना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाना, टैक्सरिया पुरस्कार क्या होता है, किस लिए दिया जाता है यह भी, और मध्य प्रांत असेंबली किसे कहते हैं या यह क्या है यह भी हमने जाना। इस पाठ में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन की चर्चा की थी। उन्होंने, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, है ना, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके बच्चों का नाम क्या था, उन्होंने कब कब कविताएं लिखी, कौन सी कविताएं लिखी, इन सारी बातों का हमने क्या किया, इस वीडियो में जाना हमने उसे। तो अब आप क्या करेंगे, आपको यह पाठ खुद से पढ़ना है, सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करके व्यवस्थित तरीके से इस पाठ को आपको पढ़ना है। पढ़ने से आपकी हिंदी के जो उच्चारण की जो अशुद्धियां हैं वह धीरे 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 दूर हो जाएंगी। तो आपको यह पाठ अनिवार्य रूप से पढ़ना है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे।